नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन चौधरी विजेता एकेडमी चैनल में आपका स्वागत करता हूं। बीएसटीसी की जो शिक्षण अभिरुचि हैं और सब्जेक्ट के हम क्वेश्चंस लेकर के आए हैं, अभ्यास प्रश्न लेकर के आए हैं और ये बहुत शानदार अभ्यास प्रश्न है। टॉपिक वाइज ये अपने अभ्यास प्रश्न रहेंगे और प्रत्येक प्रश्न की व्याख्या मैं आपके लिए यहाँ प्रस्तुत करूँगा। ध्यान से समझें। और ये प्रश्न जो हैं बहुत ज़्यादा मुश्किल प्रश्न होंगे और इस बात का आप ध्यान रखें, जो ये शिक्षण अभिरुचि है इस सब्जेक्ट के बगैर आप बीएसटीसी में नंबर नहीं लेके आ सकते हैं, क्योंकि ये 50 क्वेश्चन होंगे और 3 नंबर का क्वेश्चन है, 150 अंक के होंगे। अब तक जो हुआ अब तक तो क्या था कि 3, 2, 1 इस प्रकार से मार्किंग होती थी या 0। अब डायरेक्ट 3 या 0 के माध्यम से मार्किंग होती है। इस सही प्रश्न पर 3 अंक मिलेंगे, बाकी का 0 रहेगा गलत पर, ना 1 नंबर मिलेगा ना 2 नंबर। तो इसलिए ये सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा मुश्किल है, इसे आप ध्यान से पढ़ें। चलिए शुरू करते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षण का केंद्र बिंदु है। शिक्षण के केंद्र बिंदु के बारे में पूछा गया है, यानी जो शिक्षण है उसका केंद्र बिंदु कौन है, किसे ध्यान में रख करके शिक्षण कराया जाता है। ऑप्शन है हमारे सामने, पहला है आपका शिक्षक, दूसरा है आपका दूसरा है छात्र, तीसरा पाठ्यक्रम, चौथा है विद्यालय। तो यहाँ से सही आंसर पता कीजिए और इसका सही आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा छात्र। यहाँ से जो आंसर होगा वो होगा छात्र, यानी छात्र को ध्यान में रखकर ही क्या है शिक्षण कराया जाता है। जो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है वो छात्र ही होता है, क्योंकि छात्र की रुचि, योग्यता और उनकी मानसिक क्षमताओं के आधार पर शिक्षण कराना होता है, जिसे बाल केंद्रित शिक्षण कहते हैं। तो शिक्षण का केंद्र बिंदु होता है छात्र। दूसरा क्वेश्चन है, शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है। अब शिक्षण की द्विध्रुवीय प्रक्रिया के बारे में यदि हम बात करें तो ऑप्शन है आपके सामने, एडम्स है, जॉन डीवी है, महात्मा गांधी है, स्किनर है। इसका जो सही आंसर होगा वो बिल्कुल सही आंसर होगा एडम्स। एडम्स ने शिक्षण को द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया और द्विध्रुवीय प्रक्रिया में जो 2 ध्रुव थे, द्विध्रुवीय कह सकते हैं, द्विमुखीय कह सकते हैं या 2 आयाम कह सकते हैं। ये है, पहला है आपका शिक्षक और दूसरा जो ध्रुव है वो है छात्र, यानी द्विध्रुवीय प्रक्रिया बताया है। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को त्रिध्रुवीय प्रक्रिया किसने बताया है। यहाँ से गौर करने वाली बात है, ये शिक्षण को त्रिध्रुवीय, ऑप्शन है आपके एडम्स, जॉन डीवी, महात्मा गांधी और टैगोर। यहाँ से सही जो आंसर है वो आपका रहेगा जॉन डीवी। जॉन डीवी जो थे इन्होंने त्रिध्रुवीय प्रक्रिया बताया। शिक्षण जो होता है वो शिक्षा का ही रूप है। किसका रूप है? शिक्षा का। और शिक्षा के बारे में चर्चा की थी आपके जॉन डीवी ने। और जॉन डीवी ने क्या है जो त्रिध्रुवीय बताया, इसमें पहला था आपका शिक्षक और जो दूसरा था आपका छात्र और जो तीसरा था समाज, जिसमें क्या है पाठ्यक्रम को शामिल किया जाता है, यानी पाठ्यक्रम। ये 3 यहाँ ध्रुव थे, 3 के बारे में इन्होंने चर्चा की। चौथा क्वेश्चन है, ये जो चौथा क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम में पूछा गया था, 2023 के एग्जाम में पूछा गया था, प्री बीएसटीसी में। शिक्षण में आश्रित चर किसे कहा गया है। तो आश्रित चर है, यहाँ से शिक्षक है, छात्र है, पाठ्यक्रम है, माता पिता है। तो यहाँ से हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा आपका छात्र, क्योंकि छात्र डिपेंड रहता है शिक्षक के ऊपर। किसके ऊपर डिपेंड रहेगा? शिक्षक के ऊपर। तो यहाँ शिक्षक को कहा जाता है आपका जो स्वतंत्र चर है, प्राथमिक चर या मुख्य चर कहा जाता है, जबकि पाठ्यक्रम जो होता है मध्यस्थ चर कहलाता है। 5वां क्वेश्चन है, ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इन सभी प्रश्नों को अपने रजिस्टर में नोट कर लें, उनका बार बार अभ्यास करते रहें। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण में मध्यस्थ चर किसे कहा गया है। तो मध्यस्थ चर ऑप्शन है आपके शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम, माता पिता। तो आंसर यहाँ से क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर होगा पाठ्यक्रम। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6वां क्वेश्चन है, शिक्षण की विशेषता नहीं है। तो विशेषता में आप देखेंगे, पहली विशेषता आपके लिए ऑप्शन में है, जैसे शिक्षण अंतःक्रिया है, सही है या गलत है ये आपको पता करना है। दूसरा है शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, इसका आप ध्यान करें, बाल केंद्रित होगा या नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन है शिक्षण में शिक्षक सर्वोपरि होता है। चौथा है शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए। अब चलिए विशेषताओं के बारे में। पहली जो विशेषता है शिक्षण अंतःक्रिया, बिल्कुल अंतःक्रिया है। शिक्षण में जो अंतःक्रिया होती है वो शिक्षक एवं छात्र के मध्य होती है। शिक्षक एवं छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है। यदि शिक्षण में शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया नहीं होती है तो वह शिक्षण सही तरीके से प्रभावी नहीं माना जाएगा, ना ही वो शिक्षण कहलाएगा। जो एक बिल्कुल अच्छे तौर पे हम कहें, शिक्षण वही होता है जिसमें शिक्षक और छात्र के मध्य अंतःक्रिया होती है।
शिक्षण बाल केंद्रित होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि शिक्षण में क्या है, बालकों की रुचि, उनकी योग्यताओं, उनकी जो इच्छा है, उनको उनका जो स्तर है, उनकी जो आयु सीमा है, सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ही क्या है, शिक्षण कराया जाना चाहिए। एक लाइन कही गई है, जैसे शिक्षा बालक के लिए, तो शिक्षा बालक के लिए नहीं है, यानी बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए है, ये इस प्रकार से तर्क है। ऐसा नहीं कहना है कि बालक शिक्षा के लिए है, बालक शिक्षा के लिए नहीं है, शिक्षा बालक के लिए होती है, ये वाला आपको ध्यान रखना है। शिक्षण में शिक्षक सर्वोपरि होता है, बिल्कुल गलत बात है। शिक्षण में शिक्षक सर्वोपरि नहीं होना चाहिए, सर्वोपरि होना चाहिए यहाँ से कौन, छात्र। शिक्षण लोकतांत्रिक होना चाहिए, बिल्कुल सही बात है। लोकतांत्रिक का मतलब है प्रत्येक बालक को समान रूप से अवसर देना चाहिए सीखने का, शिक्षण कराने का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 7वां है, शिक्षण की विशेषता नहीं है, फिर से हम विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। एक प्रश्न आता है यहाँ से, पिछली बार भी आया था। शिक्षण मनोवैज्ञानिक होना चाहिए, शिक्षा के केंद्रित होना चाहिए, शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है, और शिक्षण निर्देशात्मक होना चाहिए। तो यहाँ से बिल्कुल पहली जो विशेषता है ये बिल्कुल सही है, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए। जैसे ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या है, छात्र रुचि से भाग लें, इंटरेस्ट लें, इसमें मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया कहलाएगी। और शिक्षक केंद्रित होना चाहिए, ये तो बिल्कुल गलत है, बाल केंद्रित होना चाहिए। शिक्षण निदानात्मक एवं उपचारात्मक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। निदान का मतलब जांच करना, यानी शिक्षण के द्वारा ये पता लगाया जाए, यानी छात्रों को या बालकों को किन जगह पर समस्याएं आ रही हैं, कहाँ कठिनाई आ रही हैं, तो निदान किया जाए, उसका जांच किया जाए। तो शिक्षण ऐसा हो जिससे क्या है, छात्रों की समस्याओं का पता लग जाए, और छात्रों की समस्या का पता लगाने के बाद उनका क्या किया जाना चाहिए, उपचार। किस तरीके से उन्हें पढ़ाया जाए, किस तरीके से उन्हें शिक्षण कराया जाए जिससे क्या है, उनका उपचार हो जाए। शिक्षण निर्देशात्मक प्रक्रिया बिल्कुल दिशा प्रदान करने वाली प्रक्रिया है ये, या निर्देशात्मक होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8वां, शिक्षण में स्वतंत्र चर है। स्वतंत्र चर की बात करेंगे, थोड़ी देर पहले मैंने इसकी चर्चा की है, तो आपका यहाँ से आंसर क्या हो जाएगा, शिक्षक हो जाएगा। स्वतंत्र चर है, या इसे हम जैसे स्वतंत्र चर कह सकते हैं, इसे प्राथमिक चर कह सकते हैं, इसे हम प्राथमिक चर भी कह सकते हैं, और इसे हम मुख्य चर भी कह सकते हैं, और इसे हम प्रधान चर भी कह सकते हैं शिक्षक को। और जो छात्र होता है इसे हम आश्रित कहेंगे या परतंत्र चर कहते हैं, ये इसके नाम होंगे। 9वां क्वेश्चन है, शिक्षण में प्राथमिक चर कौन है। बिल्कुल अभी मैंने इसके बारे में चर्चा की है, आंसर हो जाएगा शिक्षक। आपका 10वां क्वेश्चन है, औपचारिक शिक्षण मुख्य रूप से संबंधित है। तो औपचारिक शिक्षण मुख्य रूप से संबंधित है, सबसे पहले हम बात करें परिवार से, विद्यालय से, या फिर आपका समाज से, या आस पड़ोस से। तो ध्यान रखें, जो शिक्षण है मुख्य रूप से, जो औपचारिक शिक्षण है मुख्य रूप से कहाँ से संबंधित होता है, विद्यालय से संबंधित होता है। कहाँ से संबंधित होता है, विद्यालय से। जो अनौपचारिक शिक्षण है वो परिवार से होगा या समाज से होगा, आस पड़ोस से संबंधित होता है। जबकि जो विद्यालय से संबंधित होता है वो कौन सा होता है, औपचारिक शिक्षण होता है। नेक्स्ट बात करें, 11वां क्वेश्चन है, ये सभी मोस्ट प्रश्न है, अच्छे वाले प्रश्न है। कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने के पहले की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है। तो 3 अवस्थाएं होती हैं शिक्षण की। पहली अवस्था पूर्व क्रियात्मक, दूसरी अंत क्रियात्मक, तीसरी होती है पश्च क्रियात्मक अवस्था। तो शिक्षण कराने से पहले की अवस्था, कक्षा में प्रवेश करने से पहले की जो अवस्था होती है पूर्व क्रियात्मक अवस्था होती है। और इस अवस्था में शिक्षक क्या है, अपनी पाठ्य योजना तैयार करता है, दैनिक पाठ्य योजना बनाता है, और उसे ये भी चयन करता है कि मुझे कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, ये भी वो पता करता है, ये उसका भी चयन करता है कि मुझे कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री साथ में आज लेके जानी है। आज ग्लोब लेके जाना है, या किसी भारत, या हम कह सकते हैं भारत का मानचित्र लेके जाना है, या राजस्थान का मानचित्र लेके जाना है, या मिट्टियों के संदर्भ में कोई मानचित्र है वो लेके जाना है। जो पढ़ाना है उससे संबंधित वो तय करता है अपने आप ही, कौन सी विधि से पढ़ाना है इसका भी वो चयन करता है। अंतःक्रियात्मक अवस्था में शिक्षण के दौरान, पश्च क्रियात्मक अवस्था में क्या होता है कि जो शिक्षण जब कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद में क्या होता है कि यानी मूल्यांकन की प्रक्रिया अपनाई जाती है कि बच्चों ने कहाँ तक सीखा है, कितना सीखा है, इस बारे में जानकारी ली जाती है। नेक्स्ट, तो यहाँ से जो आंसर होगा वो आपका आंसर हो जाएगा पूर्व क्रियात्मक अवस्था। अगले क्वेश्चन की बात करें, अगला क्वेश्चन है, कक्षा में शिक्षण हेतु प्रवेश करने से पूर्व मैं अपने को प्रसन्नचित्त बनाऊंगा, आज के पाठ की शिक्षण सहायक सामग्री साथ लेकर के जाऊंगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा, दर्पण में अपना चेहरा निहारूंगा। तो यहाँ से जो सही आंसर होगा, बिल्कुल जो सही आंसर होगा वो होगा अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूंगा।
क्योंकि पाठ्य योजना में वो तय करेगा कौन सा कंटेंट पढ़ाना है, आज कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है, कौन सा कितने समय का कालांश है, ये सारी चीज़ पहले ही निर्धारित कर लेगा, अपने उद्देश्य को निर्धारित कर लेता है अपनी पाठ्य योजना में। तो सबसे ज़्यादा सही आंसर क्या होगा, अपनी पाठ्य योजना व्यवस्थित करूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जटिल तथा कठिन विषय वस्तु का शिक्षण कराना चाहिए। जो कठिन विषय वस्तु है उसका शिक्षण किस प्रकार से कराया जाए, तो ध्यान रखना छात्रों के अनुसार, अगला खंडों में, दूसरा बाद में, या फिर बीच बीच में। तो यहाँ कठिन जो विषय वस्तु है उसे क्या के विभाजित करके, यदि आप एक तरीके से आप कोई भी विषय वस्तु पढ़ रहे हो, कठिन विषय वस्तु पढ़ रहे हो, कोई आप परिभाषा याद कर रहे हो, 2 लाइन की आपके पास में परिभाषा है, तो आप उसे 2 लाइन में एक साथ याद नहीं करेंगे। दोनों लाइनों को आप क्या करेंगे, 1 लाइन पहले याद करेंगे, 1 लाइन बाद में याद करेंगे। तो सेम कठिन विषय वस्तु है उसको किस प्रकार से पढ़ाया जाना चाहिए, खंडों में यानी टुकड़ों में विभाजित करके उसे पढ़ाया जाना चाहिए, जिससे क्या है वो आसान हो जाए पढ़ाने में और बालकों को सीखने में भी परेशानी ना आए, उनके लिए सरल हो जाए। नेक्स्ट बात करते हैं, शिक्षण योजना में अधिगम का मुख्य केंद्र बिंदु कौन होता है। तो अधिगम का केंद्र बिंदु पूछे, चाहे शिक्षण का मुख्य केंद्र बिंदु पूछे आपसे, चाहे शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का पूछे, चाहे शिक्षण प्रक्रिया का पूछे, चाहे शिक्षण योजना कहे, सबका मुख्य जो केंद्र बिंदु होता है वो कौन होता है, छात्र। आंसर हो जाएगा यहाँ से छात्र हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की यदि हम बात करें, शिक्षण प्रक्रिया में छात्र के लिए शिक्षण का सबसे निम्न स्तर कौन सा है, सबसे निचला स्तर कौन सा है, इसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो शिक्षण के 3 स्तर होते हैं, एक स्मृति स्तर, दूसरा बोध स्तर, तीसरा है आपका चिंतन स्तर। पाठ्य स्तर नाम का कोई भी स्तर नहीं है शिक्षण में। तो शिक्षण के 3 स्तर हैं, इनमें सबसे निम्न स्तर होता है स्मृति स्तर, जैसे हार्वर्ड ने दिया था, इसे के प्रवर्तक थे हार्वर्ड। और बोध स्तर के जो प्रवर्तक हैं वो थे मॉरिसन। और जो आपके ये चिंतन स्तर है इसके प्रवर्तक थे आपके हंट। जो स्मृति स्तर है ये सबका आधार होता है, बोध स्तर का भी और चिंतन स्तर का। तो इसलिए यहाँ से सबसे निम्न स्तर जो होता है वो होता है स्मृति स्तर। आंसर हो जाएगा स्मृति स्तर। सबसे उच्च स्तर होता है चिंतन स्तर और मध्य स्तर होता है बोध स्तर। अगला क्वेश्चन है, पंचपदीय पाठ योजना के जनक कौन माने जाते हैं। ये बहुत मोस्ट प्रश्न है, आने की बिल्कुल ऐसे क्वेश्चन की संभावना रहती है। पंचपदीय पाठ योजना के जनक कौन माने जाते हैं, तो आपको सीधा याद रखना है हार्वर्ड। और हार्वर्ड की यदि हम बात करें, अभी हमने भी पढ़ा था कि जो हार्वर्ड है उसने क्या है वो अपना स्मृति स्तर दिया था। शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य क्या है, भाषा कौशल का विकास, बिल्कुल सही बात है। सामाजिक नागरिकता, बिल्कुल ये भी सिखाना चाहिए। दंड देना, और चौथा है व्यक्तित्व विकास। तो यहाँ इन सब में चारों में से सबसे बेस्ट ऑप्शन है आपका व्यक्तित्व का विकास। व्यक्तित्व के अंदर सारी चीजें आ जाएंगी, सामाजिकता भी सिखाई जाएगी उसको, व्यक्तित्व में क्या है भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए, दंड देना कोई ऑप्शन नहीं है। आंसर हो जाएगा डी। अठारहवां क्वेश्चन है, 18वें क्वेश्चन की यदि हम बात करें, छात्रों का सर्वांगीण विकास किया जा सकता है शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा के, छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, उनको धन दे करके। तो छात्रों का जो सर्वांगीण विकास किया जा सकता है वो किस प्रकार से किया जाता है, शिक्षण सुविधा देकर, सामाजिक दायित्व का बोध करा करके, ये इतना ज़्यादा सही नहीं है। छात्रों में स्वयं के हित का ज्ञान देकर, ये भी हित के लिए सही है, लेकिन यहाँ सबसे ज़्यादा जो आंसर सही है शिक्षण सुविधा देकर। यदि हम शिक्षण सुविधा उन्हें उपलब्ध करा रहे हैं जिससे क्या उनको शिक्षा मिलेगी और वो अपने आप को क्या है विकसित कर सकते हैं, यानी हर एक क्षेत्र में उसका विकास किया जा सकता है, क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य ही क्या होता है, सर्वांगीण विकास करना होता है। 19वां क्वेश्चन है, शिक्षण व्यवसाय के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। जो शिक्षण का व्यवसाय है उसके लिए क्या जरूरी है, अध्ययनशीलता, शिक्षण अभिक्षमता, ऊंची सिफारिशें, अंकों का उच्च प्रतिशत। तो ध्यान रखें, ऊंची सिफारिशें बिल्कुल गलत है, अंकों का उच्च प्रतिशत इतना महत्व नहीं देंगे। अध्ययनशीलता और शिक्षण अभिक्षमता की यदि बात करें तो शिक्षण अभिक्षमता जो है इसमें ये भी समाहित हो जाएगा अध्ययनशीलता, यानी जो टीचर है, कोई टीचर है और उसे क्या है कि अपना उसका व्यवसाय क्या होगा, शिक्षण कराना, तो उसे अध्ययनशील रहना भी जरूरी है। लेकिन अभिक्षमता की यदि बात करें, यदि वो अध्ययनशील है तो उसमें क्या है कि उसकी अभिक्षमता बढ़ेगी, घटेगी नहीं उससे। तो शिक्षण अभिक्षमता क्या है, हमारा आंसर है यहाँ से। 20वां क्वेश्चन है, प्रभावी शिक्षण परिणाम है, यानी प्रभावी जो शिक्षण है वो किस प्रकार से प्रभावी हो के बारे में चर्चा की है। प्रभावी शिक्षण परिणाम है, ऑप्शन देखते हैं, छात्रों से मित्रतापूर्वक व्यवहार का, पाठ्य वस्तु पर अधिकार एवं संप्रेषण का, अनुभव का,
प्रशिक्षण का। ध्यान रखना कि आंसर यहाँ बहुत अच्छे दिए हुए हैं, ये सभी के सभी बहुत अच्छे ऑप्शन है, लेकिन सबसे बेस्ट छांटना है तो सबसे बेस्ट होगा आपका पाठ्य वस्तु पर अधिकार। बिल्कुल जो पाठ्य वस्तु जो पढ़ाई जा रही है उस पर अधिकार होना चाहिए। बच्चों से किस प्रकार से बातें करनी है, किस प्रकार से अंतःक्रिया करनी है, कैसे उनको समझाना है, कैसे बच्चों की बातें समझनी है। तो जब संप्रेषण की बात आ गई, संप्रेषण का मतलब है कि शिक्षक और छात्र के बीच में क्या होगा, अंतःक्रिया होगी। संप्रेषण का मतलब है विचारों का आदान प्रदान करना। तो अंतःक्रिया होगी, जब अंतःक्रिया हो रही है, जिस जगह अंतःक्रिया हो गई, समझ लो कि शिक्षण कैसा है, अच्छा है, प्रभावी है वो शिक्षण, तो ये वाला हो जाएगा। अनुभव का तो फर्क पड़ता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो चीज़ है वो क्या है, आपका पाठ्य वस्तु पर अधिकार होना चाहिए एवं संप्रेषण का भी इस पर प्रभाव पड़ेगा। सबसे बेस्ट ऑप्शन आपका ये रहेगा। तो ये 20 क्वेश्चन ही है आज के। मैं नेक्स्ट वीडियो में मैं और अच्छे वाले 20 क्वेश्चन लेके आऊँगा। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट करें कि आपको किस तरीके से और समझाना है। हालांकि मैं सारी चीज़ें बताते हुए चल रहा हूँ, और यदि ज़्यादा डिटेल में मैं इसे बताऊँ तो वीडियो लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं ज़्यादा इसमें आपके लिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। जो ऑप्शन है उनको सबको मैं बताते हुए चल रहा हूँ। तो आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।